हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 18 कवर करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में, और जो टॉपिक है वो है महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर है 148। होपफुली पहला तो आंसर देख ही लिया होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का उल्लेख जो है आर्टिकल 148 में किया गया है, जिसको शॉर्ट में आप CAG भी कहते हो, कैग। ठीक है, कौन भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है? तो वह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनके बारे में बात हो रही है इस टॉपिक में। आंसर है बी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। इसका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन को संभालना होता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है केवल केंद्र स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, या फिर दोनों स्तर पर, या फिर इनमें से किसी भी स्तर पर नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर सी है, जिस पे मैंने टिक लगा दिया है। दोनों ही स्तरों पर होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों ही स्तरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर दिख गया है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति व शपथ किसके द्वारा होती है? यह होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर है बी। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और जो शपथ दिलाई जाती है उनको वह प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। वह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन महालेखा परीक्षक को पद से हटा सकता है? तो वह प्रेसिडेंट है। आंसर है बी। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक को उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद वह सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी कि वह कहीं सरकारी काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? वह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसका कार्यकाल फिनिश हो जाएगा। महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो वहां तक होता है। नेक्स्ट है, महालेखा परीक्षक के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो उसकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो सब संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। आंसर है सी। महालेखा परीक्षक के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। उसके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है, कौन संसद के दोनों सदनों में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो वो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वित्त सचिव, वित्त मंत्री, या फिर राष्ट्रपति में से कोई भी नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, और ना कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 149 में। आंसर है बी। अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वह भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को व राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? तो ऐसा कहने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। आंसर है ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ज्ञातव्य है कि महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक निधि का अभिभावक कहलाता है? तो ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर है बी। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया था। महालेखा परीक्षक लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। वह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो ये जो अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की होती है। आंसर है सी। संविधान के अनुच्छेद 151 के फर्स्ट क्लॉज के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है?
संसद की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो वह है भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, 1971 का जो संशोधन हुआ था महालेखा परीक्षक की कर्तव्य व शक्तियों और सेवा स्थिति के लिए, अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG यानी कि कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? सुनिए, संशोधन में क्या हुआ था ये पूरा तो क्वेश्चन में बता दिया गया है। प्रश्न सिर्फ ये पूछा गया है कि ये संशोधन हुआ कब था। एक सेकेंड रुकिए। करेक्ट जो आंसर है वो है 1976, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कौन सा हुआ था 1976 में? महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम 1971 के द्वारा 1976 में संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया तथा CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 77 में, आंसर है बी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आंसर है बी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियुक्त होने के लिए उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो आज आंसर बहुत दिख रहा है। महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि क्या है? ठीक है, तो उनकी जो कार्यकाल की अवधि है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई भी नहीं है। महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कोई भी निश्चित नहीं है। सामान्यतः सरकार बदलने पर केंद्र में भारत के महान्यायवादी को बदल दिया जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति संबंधित सरकार के सिफारिशों पर ही होती है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है? तो वह अपना इस्तीफा सौंप सकता है प्रेसिडेंट को, आंसर है बी। महान्यायवादी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट को दे सकता है। इसका वेतन भी प्रेसिडेंट द्वारा ही तय किया जाता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ऊपर बता दिए है ना हम तुमको। चलिए ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रेसिडेंट, अभी ऊपर बता दिया था वैसे। संविधान में भारत के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है? तो वो है आपके महान्यायवादी, आंसर है डी। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी यानी कि कानून से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनमें वह उन्हें सलाह दे सकता है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट है, कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सिर्फ भाग ले सकता है, ये याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाँ हाँ जी, तो ये महान्यायवादी है, आंसर है सी। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु फिर भी वह उसके दोनों सदनों में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह मताधिकार के बिना संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता है, लेकिन इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तरह अटॉर्नी जनरल को सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं? ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद, आंसर है डी, क्योंकि संसद में वो भाग ले रहा है प्रॉपर उसी तरीके से। एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को भी सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। वह इसको भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस में है? तो इसका है आपका आर्टिकल 165 में, आंसर है ए। राज्य के महाधिवक्ता के पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, राज्य के
महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है राज्यपाल के द्वारा। आंसर है डी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। नियुक्ति के लिए इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? बताइए। करेक्ट आंसर है राज्यपाल। आंसर हो जाएगा डी। राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल को संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है? तो उन्हीं का होता है जिनके बारे में बात चल रही है, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता का। आंसर है ए। राज्य के महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है। सामान्यतः सरकार बदलने पर राज्य में राज्य के महाधिवक्ता को भी बदल दिया जाता है एज लाइक महान्यायवादी, क्योंकि इसकी नियुक्ति संबंधित सरकार की सिफारिशों पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको विधानसभा व विधान परिषद में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? कुछ चीज़ों को मैं इसलिए बोलती हूँ कंपेयर करके पढ़ा करिए। अगर आप इसको महान्यायवादी से कंपेयर करते तो शायद आपको बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि महान्यायवादी के लिए भी सेम है, संसद के दोनों सदनों में वह बोल सकता है, संयुक्त बैठक में भाग भी ले सकता है, ठीक है। और वह उसको वेतन भत्ते भी मिलते हैं। तो किसके तरीके से मिलते हैं? सारे विशेषाधिकार मिलते हैं तो किसके तरीके से मिलते हैं? एग्जैक्टली एक सांसद की तरह, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है, वो थोड़े छोटे लेवल पर, यानी कि राज्य के स्तर पर बोल दी गई है कि विधानसभा और विधान परिषद में किसको बोलने का अधिकार है? तो राज्य के महाधिवक्ता को। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा व विधान परिषद में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह मताधिकार के बिना दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कानूनी सलाहकार। आंसर हो जाएगा सी। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। जरा बताइए प्रेजेंट में कौन है सॉलिसिटर जनरल और कौन है अटॉर्नी जनरल, कौन है कैग? ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है, जो भी इस टॉपिक में बताया गया है। प्रेजेंट में कौन है? इसमें 28 क्वेश्चन से जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। सो ठीक है, अगर पीडीएफ की नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इजीली आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इजीली तो नहीं, आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सो हाँ, नया क्या है, एक बैच स्टार्ट हुआ है कोर्स, उसका टेस्ट सीरीज़ का जो है 15 से, मैंने उसके बारे में ऐसे इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपको वो लेना है तो भी उसके लिए भी यही नंबर है पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो उसकी फ़ीस है वो है 299, और जो न्यू है जिन्होंने हमारा पहले कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है, कोई नोट्स नहीं लिए हैं, उनके लिए 499 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ले सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज़ इसलिए ली गई है क्योंकि मोस्टली होता क्या था पहले कि टेस्ट में क्या करते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, सारी बुक्स पढ़ ली, सारे नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब आने वाला एग्ज़ाम और 1 महीने पहले हमने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, सपोज आपने हमारे यहाँ कर ली, उस टेस्ट सीरीज़ को हमने भी ये गलती की है लेकिन अब नहीं होगी वो। तो फिर क्या करते थे, टेस्ट सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, जो भी जा रहा है, इतना टाइम नहीं होता था कि उस 1 महीने में उस टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया जाए, रिवीजन पे फोकस किया जाए, या फिर जो चीज़ें हमारी गलत जा रही हैं, जो टॉपिक गलत जा रहे हैं, उनको दोबारा से पढ़ा जाए और उन पर फोकस किया जाए, राइट। पता ही नहीं होता था क्या गलत जा रहा है क्या सही जा रहा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगानी है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन अब वो चीज़ अभी से की जाएगी तो फ़ायदा ये होगा कि आप टेस्ट लगाएंगे, जो भी आपके टॉपिक्स में गलती जा रही है, जहाँ भी आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं, टॉपिक्स को नोट कीजिए एक अलग जगह पर, जहाँ, और साथ के साथ जो भी आप अपना सिलेबस पढ़ते जा रहे हो उसमें उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, फोकस के साथ पढ़ते जाइए। तो बाद में इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि हमने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा और अब टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमने अभी से टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया है। सो इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी।